हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं सेक्शन 29 ऑफ पीजीबीपी कि जो मैंने पीछे आपको नहीं करवाया था, ये कहकर कि इस पीजीबीपी की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये एक फॉर्मेट के ज़रिए आपको बताया जाएगा। तो फॉर्मेट आपका सेक्शन 29 के अंदर आता है। तो ये फॉर्मेट आपको बेसिक समझाएगा कि कैसे आपने पीजीबीपी की कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों बेसिक आज आपको ध्यान से समझने हैं। अगर आज आपने बेसिक ध्यान से समझ लिए तो आपको आने वाले प्रैक्टिकल्स बहुत आसान लगेंगे। तो आज की वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको क्लियर होगा कि बिजनेस इनकम अंडर पीजीबीपी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको पता है दोस्तों कि अगर आपने कोई भी नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या ध्यान में देना है, पीजीबीपी को तैयार करते हुए दो चीज़ें हैं, 3 अकाउंट और 3 इन्फॉर्मेशन। आपको ये देखना है कि कौन कौन से अकाउंट आपको बनकर आ सकते हैं, गिवन दिए जा सकते हैं, या कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी आपको कहने के लिए कहा जा सकता है पीजीबीपी तैयार करो, या रिसिप्ट एंड पेमेंट में से, या इनकम एक्सपेंडिचर में से। तो इन्फॉर्मेशन भी आपको उसी के रिलेटेड होगी और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जा सकती है। तो ये तो एक नॉलेज है कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अकाउंट आपको पूछे जा सकते हैं। अब इन सभी अकाउंट में से आपको अगर पी एंड एल है तो उसमें से आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है पीजीबीपी की, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है दोस्तों कि नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल की अगर बात करें कि अगर आपने नेट प्रॉफिट सबसे पहले निकाली है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको गिवन है, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उसका लिख लो। यहाँ पे आपका आ गया नेट प्रॉफिट। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड लेस लेस और ऐड मीन्स एक बार ऐड करके दो बार लेस करके फिर से ऐड करना है, ये है पीजीबीपी। तो आपने सबसे पहले ऐड किन चीज़ों को करना है, वो एक्सपेंसेस जो डेबिट तो कर दिए गए हैं पी एंड एल में, यानी एक बिजनेसमैन में पी एंड एल बनाते समय जिन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है लेकिन इनकम टैक्स उन्हें नहीं मानता, वो खर्चा उन्हें नहीं मानता, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आज हम कुछ मेन करेंगे जिन्हें आपको ज़्यादा ध्यान में देना है। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपके सामने ऑल प्रोविजंस। तो प्रोविज़न में आपके सामने जैसे रिजर्व फॉर बैड डेट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, या प्रोविज़न फॉर बैड डाउटफुल डेट्स हो गया, बैड डेट्स हो गया, वो कोई भी प्रोविज़न है तो वो आप फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए बनाते हो। तो वो एक फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी आपकी सेविंग्स है, आपको एक बचा करने के लिए है, आपका खर्चा नहीं है, लेकिन आप उसे खर्चा डाल देते हो। लेकिन इनकम टैक्स ये कहता है हम उसे खर्चा नहीं मानेंगे, हम उस रिजर्व को एक एज अ फ्यूचर सेविंग मानेंगे, फ्यूचर बेनिफिट मानेंगे। सो हम इन्हें खर्चा नहीं मान सकते, हम इसे डिसअलाउ कर देंगे। तो ये हो गया। अब ऑल टैक्सेस की बात करते हैं। तो टैक्सेस कोई भी अगर इनकम टैक्स के रिलेटेड आपने खर्चा डाल दिया, यानी अगर बिजनेसमैन कहता है कि इनकम टैक्स हमारा खर्चा है, उन्होंने डेबिट साइड पे डाल दिया, तो इनकम टैक्स कहता है कि भाई हम अपनी चीज़ को कैसे खर्चा मान लें। तो इसलिए कोई भी टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, एडवांस इनकम टैक्स है, वो उन्हें खर्चा नहीं मानता, वो उन्हें भी डिसअलाउ कर देता है। उसके अलावा रेंट पेड टू सेल्फ हो गया, या फिर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा छोड़कर अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल लॉस है तो वो आप बीच में से डिसअलाउ कर दोगे, आप कैपिटल वाली चीज़ें नहीं लोगे। अब बात आती है चैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप करते हो चैरिटी और उसे डाल देते हो खर्चा। तो इनकम टैक्स कहता है कि भाई कोई भी चैरिटी डोनेशन हमें क्या पता आपने कैश के वे में दी है या आपने किस वे में दी है, क्या वो खर्चा है आपका या नहीं। तो इसलिए जो इनकम टैक्स है वो इन झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहता, वो कहता है रहने दो भाई, हम चैरिटी को मानेंगे ही नहीं खर्चा। तो उन्होंने अपने टैक्स में लिख दिया, अपने एक्ट में लिख दिया कि चैरिटी इज़ आवर डिसअलाउड एक्सपेंस, वो हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे। अब कोई भी अगर इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आपने वो चीज़ एज अ एक्सपेंस अपने डेबिट साइड पे लिख ली, तो वो भी इनकम टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी वो नहीं मानेगा, वो डिसअलाउ कर देगा। अब पॉइंट नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने बोरोड की है कैपिटल, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो आपका एक खर्चा है। लेकिन अगर आपकी सिंपल, आपने पता है, आपको याद होगा कि कैपिटल इज योर लाइबिलिटी, और सिंपल कैपिटल मींस अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा तो वो भी एक लाइबिलिटी में बीच में आपको ऐड करना पड़ता है। तो इट मीन्स ये भी एक लाइबिलिटी है, ये खर्चा नहीं है। आप एडजस्टमेंट जरूर करते हो लेकिन इनकम टैक्स इसे लाइबिलिटी ही मानता है जब तक आप इसे बोरो नहीं करते। तो इसलिए ये भी एक डिसअलाउड एक्सपेंस है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब उसके अलावा कोई भी लॉस हो, कोई भी पर्सनल एक्सपेंस लाइक ड्राइंग्स, तो वो आपकी एसेट होती हैं, खर्चा नहीं। तो इसलिए वो इसे खर्चा नहीं मानता, वो इसे आपकी संपत्ति मानता है।
तो ये भी आप बीच में नहीं डालोगे। इसके अलावा गिफ्ट प्रेजेंट जो कि नॉन एडवर्टीजमेंट के बेस पर है, कोई फाइनल पेनल्टी है वो भी आप नहीं मानोगे। कोई LIC अगर आपने पर्सनली किसी की करवाई है, या आपने सैलरी किसी NR को पे की है, या आपको कोई स्पेकुलेशन में लॉस हुआ है, सट्टेबाजी में लॉस हुआ है, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो आप बीच में नहीं लिखोगे। अब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है डिफरेंस इन ट्राई बैलेंस। कि आप कहते हो कि शायद हमारा ट्राई बैलेंस मैच नहीं हुआ तो इट मीन्स हमारा खर्चा है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है भाई ज़रूरी नहीं है ये चीज़, आप इसे खर्चा एग्जैक्टली नहीं मान सकते जब तक आपको पता नहीं चलता। ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, इसलिए आप इसे खर्चा नहीं मानोगे, हम इसे डिसअलाउ मानते हैं। तो वो इसे अलाउ नहीं करते, वो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाते। तो ये जो आपके सामने लिस्ट है ये आपको अब मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल मिल जाएगा फॉर्मेट। इसके अलावा आपको मैं पूरी तरीके से दिखा भी रहा हूँ कि ये आपके सामने लिस्ट है जो जो एक्सपेंसेस इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता। अब बात करते हैं लेस की। तो इसका टोटल आपने बाहर लिख दिया। अब आती है लेस। तो लेस में आपने क्या करना है, कौन से एक्सपेंसेस ऐसे अलाउ करता है इनकम टैक्स लेकिन वो डेबिट साइड पे नहीं लिखे होते। यानी अगर बिजनेस में डेबिट साइड पे आप खर्चे नहीं डालते लेकिन इनकम टैक्स उसे कहता है कि भाई डालो, वो खर्चा है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ एक्चुअल बैड डेट। अगर आपने एक्चुअली बैड डेट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिलेटेड नहीं है वो नहीं डाले तो इनकम टैक्स उन्हें मानता है, वो कहता है ये हमारे लिए एक खर्चा ही है, तो हमारे लिए एक खर्चा होने के कारण हम इसे अलाउ करेंगे और हम इसे लिखेंगे भी। तो ये पहला हो गया। अब आते हैं डेप्रीसिएशन। अगर तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स आपने निकाली है तो आप ऑटोमेटिकली इसे अलाउ कर दोगे, और अलाउ की गई डेप्रीसिएशन आप बीच में से क्या कर दोगे, लेस कर दोगे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल। अब बात यहाँ पे मैं वापस ले आऊँ तो एक्सपेंसेस अगर डेबिट में आपकी डेप्रीसिएशन भी आती है तो यहाँ पे जो आपने डेप्रीसिएशन लिखी होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के रिलेटेड होती है। तो ये आप बीच में से अगर बुक्स ऑफ अकाउंट वाली डेप्रीसिएशन हुई तो आप ऐड कर दोगे, अगर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल हुई तो वो आप अलाउ करके लेस कर दोगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात आती है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में आपकी जो इनकम आपने क्रेडिट की है और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना, वो कौन कौन सी इनकम आपने क्रेडिट कर ली है और इनकम टैक्स कहता है उनके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगना और आपका प्रॉफिट कम कर दिया जाएगा। तो वो कौन सा है, वो कौन कौन सी इनकम्स है। तो नंबर 1 इज़ एग्रीकल्चर। तो क्या आपने सुना है कभी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा हुआ? नहीं। सो इट मीन्स बिजनेस अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम आपकी इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड पे लिख भी लेता है तो इनकम टैक्स इसे इनकम नहीं मानता और टैक्स नहीं लगाता। अब आती हैं गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स। तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स का मतलब आपने किसी रिलेटिव से गिफ्ट लिया है, भाई बिजनेस के रिलेटेड तो वो नहीं है ना, वो आपके रिलेटिव हैं, बिजनेस के नहीं। सो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ बिजनेस इनकम, इट इज़ जस्ट अ पर्सनल इनकम। सो ये चीज़ भी नहीं आएगी बीच में। अब आते हैं इनकम टैक्स रिफंड। अगर इनकम टैक्स बीच में नहीं लिया जाएगा तो इनकम टैक्स रिफंड भी आपकी इनकम नहीं माना जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये भी एक चक्कर है। LIC मैच्योरिटी अमाउंट तो आपको वैसे ही सेविंग के ऊपर मिलती है, आपकी पूरी सेविंग के बाद आपको मिलती है, तो इसके ऊपर जो इनकम टैक्स है ऑलरेडी टैक्स काट चुका होता है पहले ही कितने सारे, तो वो चीज़ नहीं मानेगा बीच में इनकम, वो टैक्स नहीं लेगा इनके ऊपर। अब अगर कोई कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंस नहीं लेगा तो कैपिटल रिसिप्ट भी नहीं लेगा। लेकिन अब PPF है तो उसके ऊपर आप सोचते हो कि शायद हम विड्रॉल करवा लें तो हम अपनी इनकम बढ़ा लेंगे और प्रॉफिट बढ़ा लेंगे। बिजनेसमैन बड़ा चालाक होकर PPF में से अपनी सेविंग में से विड्रॉल करके इनकम मानकर उनका उस ईयर का प्रॉफिट बढ़ाता है, लेकिन इनकम टैक्स इस चीज़ को मानता ही नहीं इनकम। वो कहता है भाई इज़ योर सेविंग एंड इट इज डिडक्टेड अंडर 80C सेक्शन, वो अपना एक सेक्शन अलग सा है उसमें डाल देता है। लेकिन यहाँ पे जो PPF है उसके ऊपर अगर आपने विड्रॉल करवाई है वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। अब आते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट। अगर आपको सेविंग बैंक के ऊपर मंथली या एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उसे भी नहीं मानोगे क्योंकि इट इज़ अ रेगुलर इंटरवल इंटरेस्ट। तो आप कहीं ना कहीं सेविंग चीज़ों के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिले या कोई भी आप विड्रॉल करवा रहे हो तो इनकम टैक्स उसे क्रेडिट की इनकम नहीं मानता, यानी इनकम सिंपली वे में नहीं मानता, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं की जाएंगी। अब फोर्थ नंबर आपके सामने डीम्ड इनकम आ रही है। इट मीन्स अब आपने ऐड लेस ऐड करने की ज़रूरत है। तो ऐड क्या करोगे, डीम्ड इनकम। तो इट मीन्स अभी आपके पास आ गई है या आने वाली है या आपकी है, तो वो क्या है, डीम्ड इनकम। तो बैड डेट रिकवर्ड मीन्स अब आपको रिकवर्ड हो चुके हैं, वो आपकी इनकम बन गई है। उसके बाद आते हैं रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। तो रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपकी ट्रेडिंग लाइबिलिटी माफ़ कर दी है, आपको इनकम हुई है एक तरीके से। तो इट मीन्स ये भी आपकी इनकम है, ये आपकी ऐड हो जाएगी इनकम, तो इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट में से जो आपका ए
उसमें से बी माइनस, सी माइनस और डी को ऐड कर देना है, तो वो सारी चीज़ें बनकर क्या आएगा आपके सामने, बिजनेस इनकम अंडर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो वो क्या बन जाएगा आपका आंसर। तो अब मैं आपको पूरे तरीके से ये फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि ये फॉर्मेट क्या है, कैसे करना है, आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा आपको। इसके अलावा दोस्तों आज हम अब करने वाले हैं इसका एक प्रैक्टिकल। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने एक एग्जाम्पल के वे में, या आप इसे प्रैक्टिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन एग्जाम्पल के वे में आज के बेसिक को समझाया जा सकता है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आपको मैं सीधे सी बात बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको ऐसे गिवन होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हो सकती है, सोल्यूशन मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको नहीं दूंगा, आपको सिर्फ एक बेसिक के वे में समझाने जा रहा हूँ कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आएगा, तो आपको यहाँ पे मैं आपको ईजी करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे क्या है, ब्लू जो स्पार्कल पेन में और रेड जो स्पार्कल पेन में लिखा है, ये आपको आसान करने के लिए लिखा है। ब्लू में जो लिखा है इट मीन्स ये डेबिट साइड पे डिस अलाउड एक्सपेंसेस हैं जो आपने ऐड करने हैं, और ये क्रेडिट साइड पे इनकम्स हैं जो आपने नहीं लिखनी थी, यानी नॉट टैक्सेबल है, वो आपने लेस कर देनी है। सबसे पहले तो है सैलरी। अगर सैलरी सेल्फ पे की होती तो यहाँ पे आप डिसअलाउ कर देते, लेकिन अब डिसअलाउ नहीं करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी बिजनेस का खर्चा होता है, तो हम इसे मानेंगे। अब रेंट भी अगर सेल्फ होता तो हम इसे डिसअलाउ करते, लेकिन अब सेल्फ नहीं है तो ये भी खर्चा है। अब बैड डेट प्रोविज़न की बात है, तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी प्रोविज़न आप बीच में नहीं लोगे। तो प्रोविज़न क्यों नहीं लोगे ये भी बताया था, इट इज़ अ फ्यूचर, एक तरीके से आपकी फ्यूचर अनसर्टेनिटी को मीट करने का तरीका है, तो आप इसे खर्चा नहीं मान सकते। तो इसलिए ये चीज़ आप डिसअलाउ करोगे। अब इनकम टैक्स भी मैंने पीछे बताया था कि इनकम टैक्स अपना खर्चा तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करता बीच में। अब बैड डेट सिंपल वाले हैं, तो यहाँ पे बैड डेट खर्चा होता भी है बिजनेस का, इसलिए हम इसे कुछ नहीं करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम पीछे बात कर आए हैं अभी अभी, तो यह चीज़ भी आप मानोगे कि जब तक बोरो नहीं करोगे इनकम टैक्स इसे डिसअलाउ कर देगा। यहाँ पे हमने लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ कार, तो कार के ऊपर जो लॉस हुआ है इट इज़ अ कैपिटल लॉस, आपकी कैपिटल के ऊपर लॉस हुआ है, इसलिए आप इसे भी क्या करोगे, कैपिटल लॉस मानकर डिसअलाउ कर दोगे। अब रिपेयर है तो वो एक खर्चा ही होता है, लेकिन अब हाउस होल्ड एक्सपेंस आपके क्या होते हैं, पर्सनल खर्चे यानी ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स आप बीच में डिसअलाउ कर दोगे, अब नहीं लिखोगे। तो नेट प्रॉफिट आप सबसे पहले लिख रहे हो, अब सोल्यूशन दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में। बस आप इनकम की ओर अब देखो कि इनकम क्या है, गिफ्ट फ्रॉम फादर और इंटरेस्ट टैक्स रिफंड। तो ये भी हमने अभी पीछे किया है कि रिलेटिव से कोई गिफ्ट आया है तो आप बीच में नहीं लोगे, या फिर इनकम टैक्स रिफंड है तो वो भी आप बीच में नहीं लोगे, क्योंकि इनकम टैक्स ही आप नहीं लेते तो रिफंड भी आप इनकम नहीं मानोगे। अब ये रहा आपके सामने सोल्यूशन, तो आप दोनों चीज़ें ध्यान से देख सकते हो, ये रहा आपके सामने प्रैक्टिकल और ये रहा आपके सामने सोल्यूशन। तो क्या क्या चीज़ें आपने डिसअलाउ की हैं वो आपने ऐड कर दी। सेकंड नंबर पे अलाउ आपने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि एक्सपेंस कोई भी ऐसा नहीं आपको मिला। क्रेडिट साइड पे 2 इनकम थी वो आपने लिख दी, और डीम्ड इनकम भी आपकी कुछ नहीं है वो आपने नील कर दी। तो ये आपके सामने आंसर आ गया, और दिस इज़ बिजनेस इनकम अंडर पीजीबीपी। तो ये रहा आपके सामने प्रैक्टिकल, और दिस इज़ योर सोल्यूशन। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी कि बेसिक क्या है पीजीबीपी को कैलकुलेट करने का, इसके अंदर बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करने का। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।